हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आपकी तैयारी तो बिल्कुल ज़ोर शोर से चल रही होगी क्योंकि जो पेपर है वो बिल्कुल आपका पास में आ गया है 20 अगस्त को। इसलिए हम आपके पीछे के जो सोल्ड पेपर हैं, पीछे जो सीटेट में आए हुए पेपर हैं, उनकी तैयारी करते हैं, उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग? द टीचर assesses the student for comparing their response to standard response. ऑप्शन नंबर 2 है, द टीचर assesses conceptual understanding of the students besides focusing on the process of thinking. The teacher assesses the student based on the information given in the textbook. Fourth option है, the teacher assesses the student based on her performance in comparison to others. कि कौन सी चीज़ है जो असेसमेंट फॉर लर्निंग में होती है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स के साथ, कि इनको इतने मार्क्स हैं वो आने चाहिए और इतने आए हैं, इतनी कमी है, इतने मार्क्स कम क्यों आए हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड उनका हम रिस्पॉन्स के लिए अप्लाई कर देंगे कि इतने मार्क्स हैं वो आने चाहिए। नेक्स्ट है, द टीचर एसेस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उनके कंसेप्ट से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग है उसको एसेस करेगा, उसका पता लगाएगा ऑफ द स्टूडेंट्स बिसाइड फोकसिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। इसके अलावा जो उनकी प्रोसेस है, उनकी सोचने की जो प्रोसेस है, उसके अलावा जो उनके कंसेप्ट पे जो अंडरस्टैंड है, उनकी पकड़ है, उसको देखना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर एसेस द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक। जो टीचर है उसको स्टूडेंट से उसको किस बेस पर एसेस करेगा, किस बेस पर उसको निरीक्षण करेगा कि जो क्या इन्फॉर्मेशन है, जो केवल मतलब टेक्स्ट बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के आधार पर उसको क्या करना चाहता है, वो एसेस करना चाहता है। नेक्स्ट है, द टीचर एसेस अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन हर परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर्स, मतलब वह केवल दूसरों से उसका कंपैरिजन करने के लिए उसको एसेस करना चाहता है। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये हमें नेगेटिव पॉइंट की तरफ लेके जा रहा है कि हम कंपैरिजन के लिए नहीं पढ़ते। जो थर्ड पॉइंट है वो भी हमें हम केवल टेक्स्ट बुक के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, हमें और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फर्स्ट जो है वो हम ये नहीं कर सकते कि केवल एक स्टैंडर्ड एक मशीन की तरह काम नहीं कर सकते कि हमें इतने मार्क्स आने चाहिए, मतलब केवल मार्क्स के लिए भी हम काम नहीं कर सकते। तो जो सेकंड ऑप्शन है जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बता रहा है, तो ये वाला पॉइंट है हमारा, ये ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। सेकंड क्वेश्चन है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड देयर वॉइसेस। सेकंड ऑप्शन है, द टीचर डिक्टेटिंग द चिल्ड्रंस व्हाट शुड बी डन। थर्ड है, एनेबलिंग द चिल्ड्रंस टू फॉलो प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन। फोर्थ ऑप्शन है, द टीचर लीडिंग ऑल द लर्निंग इन द क्लासरूम। देखिए इसमें पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि जो बच्चे हैं, बच्चों का जो एक्सपीरियंस है उसको हमें प्राइमेसी, उसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए एंड देयर वॉइसेस, और उनकी आवाज़ को, मतलब वो जो चाहते हैं, मतलब बच्चों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। नेक्स्ट है, द टीचर बताएगा दिशा बच्चों को कि क्या करना है या क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है, जो बच्चे हैं वो फॉलो करेंगे केवल एक बताई गई इन्फॉर्मेशन को, मतलब वो अपना खुद का दिमाग यूज ही नहीं करेंगे। ऐसे ही वो पहले दूसरे वाले ऑप्शन में कह रहा है कि जो टीचर बताएगा, टीचर उनको दिशा देगा, वही काम वो करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हो आप। नेक्स्ट है, द टीचर लीडिंग, टीचर है यहाँ पे, टीचर को उन्होंने लीडिंग रोल दे दिया, मेन रोल दे दिया, मुख्य रोल दे दिया, लीडर बना दिया। ऑल द लर्निंग इन द क्लासरूम, जितना भी सीखने का काम होता है क्लासरूम में। तो चाइल्ड से को सेंटर में रख के हम देंगे, चाइल्ड ही मेन है, चाइल्ड ही लीडर है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में, इसलिए हम चाइल्ड को ही प्रायोरिटी देंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सेकंड इज, which of the following statement described Piaget and Vygotsky views on language and thought correctly? फर्स्ट ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू Piaget थॉट इमर्जेज फर्स्ट, थॉट आई पहले, एंड अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की के अनुसार लैंग्वेज हैज प्रोफाउंडेड अफेक्ट ऑन द थॉट, लैंग्वेज है उसका गहरा इफेक्ट पड़ता है थॉट के ऊपर।
ऑप्शन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थॉट इमर्जेस फर्स्ट, थॉट पहले आई, एंड अकॉर्डिंग टू प्याजे लैंग्वेज हैज प्रोफाउंडेड इफेक्ट ऑन थॉट, और प्याजे के अनुसार जो भाषा है उसका गहरा इफेक्ट पड़ता है हमारी सोच के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर। थर्ड ऑप्शन इज बोथ व्यूज थॉट एज इमर्जेस फ्रॉम द चाइल्ड लैंग्वेजेस, कि दोनों के दोनों व्यूज है, थॉट एज इमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स लैंग्वेजेस, थॉट और जो बच्चे की जो लैंग्वेज है वो आपस में मिली हुई है। बोथ व्यूज लैंग्वेजेस एज इमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स थॉट, इसमें भी क्या है कि लैंग्वेजेस है आर इमर्जेस फ्रॉम द चाइल्ड्स थॉट, लैंग्वेज है वो मिली हुई है चाइल्ड्स थॉट में, बच्चे के विचारों में। तो जो प्याजे कहते हैं, प्याजे क्या कहते हैं कि पहले विचार आए, और अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की का क्या कहना है कि लैंग्वेज है उसका गहरा असर पड़ता है हमारे विचारों पर, क्योंकि बच्चा सोचेगा कहाँ से, सोचे भी तभी का जब उसके दिमाग में कोई ना कोई भाषा होगी, कोई ना कोई उसके अंदर कुछ अक्षर आता होगा उसको, तभी तो वो किसी बारे में सोचेगा कि ये चीज ये है या क्या है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर Question number 4. Watching her granddaughter arguing with her father for going on a school trip. The grandmother says, grandmother मतलब उसकी दादी जी कहती है अपनी पोती को अपने पिता से आर्गुमेंट करते हुए, तर्क वितर्क करते हुए, किसके लिए, एक स्कूल की ट्रिप पे जाने के लिए। Why can't you obedient like a good girl, कि तुम आज्ञाकारी क्यों नहीं हो एक अच्छी लड़की की तरह। Who will marry you if you behave like a boy, आपसे कौन शादी करेगा अगर आप ऐसे लड़कों की तरह बिहेव करोगी। This statement reflect which of the following, ये जो स्टेटमेंट है ये हमें क्या दर्शाती है, क्या रिफ्लेक्ट कर रही है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, की जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब जो पूर्वाग्रह हमारे बनाए गए हैं कि ये काम लड़कियों के लिए है, ये काम लड़कों के लिए है, और हमारी मानसिकता के अंदर ऐसे ही बिठा दिए गए हैं कि कौन से गुण है वो लड़कियों में होने चाहिए, कौन से गुण है वो लड़कों में होने चाहिए। तो ये स्टीरियोटाइप ये दर्शा रहा है। सेकंड है जेंडर कॉन्स्टेंसी, मतलब जेंडर कॉन्स्टेंसी होता है भक्ति, डिवोशन वगैरह, मतलब जेंडर से ही रिलेट करके मतलब ये इसके अंदर बता रहा है कि ये वाला जेंडर है, इसको ये काम करना चाहिए। इम्प्रॉपर जेंडर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गर्ल, कि गर्ल के अंदर जेंडर है वो इम्प्रॉपर, सही रूप से नहीं है। डिफिकल्टीज फेस्ड बाय फैमिलीज इन चाइल्ड रियरिंग, कि जो फैमिली है वो अपने बच्चों को पालने में डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम को फेस कर रही है। देखो इसमें इसके पोते क्या कह रही है कि वो अपने स्कूल के ट्रिप पर जाने के लिए अपने पापा से आर्गुमेंट कर रही है, तो उसकी दादी जी कह रही हैं कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, और आपसे मतलब लड़कों की तरह क्यों बिहेव कर रही हो। तो इसका मतलब है कि वो जेंडर स्टीरियोटाइप की तरह जो पहले से पूर्वाग्रह बनाए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चलने के लिए उसको बोल रही है, इसलिए इसको जेंडर स्टीरियोटाइप अबाउट एट्रीब्यूट्स of girls and boys, first option is right. Second है which of the following statement about assessment are correct, कि कौन से स्टेटमेंट में assessment है वो सही दिया गया है। Assessment should help students see their strength and gaps and helps the teachers fine tunes and teaching accordingly. Option B is assessment is meaningful only if comparative evaluations of student are made. पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट्स, असेसमेंट है उसको बच्चों की मदद करनी चाहिए। सी देयर स्ट्रेंथ, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या उनका मजबूत पॉइंट है, एंड गैप्स, और कहाँ पर गैप्स आ रही हैं, कहाँ पर उन्होंने पढ़ाई नहीं की, कहाँ पर कमी है। एंड हेल्प्स द टीचर फाइन ट्यून हर टीचिंग अकॉर्डिंगली, और एक टीचर की मदद करता है ताकि उसकी जो शिक्षण की जो कला है वो सुचारू रूप से चलती रहे। नेक्स्ट इज असेसमेंट इज मीनिंगफुल ओनली इफ,
कि असेसमेंट तभी मीनिंगफुल होगी यदि वह कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स आर मेड, बच्चों को आपस में तुलनात्मक रूप पैदा करे, मतलब वो आपस में उनको कंपेयर कर सके। असेसमेंट शुड assess not only memory but also understanding and applications। असेसमेंट ना केवल बच्चों की याददाश्त को मापती है या पता लगाती है, बल्कि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी जो समझने की शक्ति है उसका भी पता लगाती है कि कहाँ तक उनको समझ में आया है। असेसमेंट कैन नॉट बी पर्पजफुल, असेसमेंट मतलब लक्ष्य रहित है। इफ इट डज नॉट इंड्यूस फियर एंड एंग्जाइटी, अगर उसमें डर नहीं है और मतलब एंग्जाइटी नहीं है तो वो पर्पजफुल ही नहीं है। तो ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया, डर आ गया इसके अंदर, ठीक है। और ये जो बी वाला है, असेसमेंट इज मीनिंगफुल, अगर मतलब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से क्या होता है, बच्चों की जो मानसिकता है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इसलिए भी ये भी नेगेटिव पॉइंट आ गया। तो ये दोनों नेगेटिव पॉइंट है और ए और सी इज राइट। According to Right to Education Act 2009, children with special needs should study, कि जिनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं उनको कहाँ पर पढ़ाना चाहिए। इन स्पेशल स्कूल्स क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर देम, कि स्पेशल स्कूल खोलने चाहिए उनके लिए, एट होम घर पर, विद देयर पेरेंट्स उनके माता पिता के साथ, एंड केयर गिवर प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट, और उनको जो केयर रखने वाले पर्सन्स हैं, उनके जो जरूरी सपोर्ट रखने वाले पर्सन्स हैं उनके साथ ही उनकी पढ़ाई होनी चाहिए। इन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप्स विद प्रोविजंस टू कैटर टू देयर इंडिविजुअल नीड्स, कि इंक्लूसिव स्कूल में ही मतलब सभी के साथ समावेशी शिक्षा उनको ग्रहण मतलब देनी चाहिए, सभी बच्चों के साथ बिठा के पढ़ाना चाहिए क्लास में। इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स विच शुड प्रिपेयर देम फॉर लाइफ स्किल्स, कि कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेंटर में उनको भेज देना चाहिए जो उनको जीवन जीने की कला है वो सिखाएंगे। तो थर्ड इज राइट, क्योंकि अगर हम उनके लिए घर पे प्रबंध तो कर नहीं सकते, घर पे वो क्या सीखेंगे, माता पिता से थोड़ा बहुत सीख सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं सीख सकते। स्पेशल स्कूल भी अगर खोलेंगे तो उनके मानसिकता पर असर पड़ेगा और वो सबके साथ मिलजुल कर रह पाने में, बाहर की दुनिया के साथ आना तो उनको बाहर की दुनिया के साथ ही है, वहीं पे जीना है, तो वो वहाँ पे अपना अच्छे से उनके साथ नहीं इंक्लूड हो सकेंगे।